अगर अभी ये 9 सीटों के ऊपर इनको इतना भोकाल आ रखा है अखिलेश यादव के अंदर कि जुड़ोगे तो जीतोगे। अरे तुम्हारे से जुड़ना अब कौन चाह रहा है, आप ये बताओ ना। इनके वो 37 लोकसभा के सांसद कहाँ हैं, वो कहाँ होंगे? क्योंकि इनके जो सांसद हैं उन्हीं के ही मंडल के अध्यक्ष 12 साल की बच्ची से रेप करता हुआ पाया जाता है। ये दो अब ऐसे बंदों की जोड़ी आ गई, जो एक संत दूसरा महासंत। एक योगी आदित्यनाथ जो मठ के मठाधीश, और एक हमारे आदरणीय मोदी जी जो दिवाली मना रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ। योगी सरकार का कहना है कि मेरे यूपी का इंसान अपने बीवी बच्चे छोड़ के अलग अलग राज्यों में ना जाए, वो अपने राज्यों में ही रोजगार पाए। अगर ये सब प्यारा है कि अपने घर बचाना है, परिवार बचाना है, अनाज बचवाना है उनसे होते हुए, तो भाजपा को वोट मिलना चाहिए। मेरे को ऐसी कॉलोनी बताओ जिसमें मुसलमानों को पलायन करना पड़ेगा यूपी से, एक भी नहीं मिलेगा। एक ऐसा कॉलोनी बताओ जहाँ से सरदारों को पलायन करना पड़ेगा, वहां से एक भी नहीं मिलेगा। वो यूपी में आज से नहीं 15 साल पहले की बात करो ना, 5:30 से 6 बजे के बाद कोई लड़की नहीं दिखती थी बाहर। आज के टाइम देख लो, हमारी बहन नोएडा काम कर रही है, मेरी खुद की बहन नोएडा में काम कर रही है और बहुत शान से जी रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर इतना ही वो बड़ा था, आज भी 1300-1400 का शेयर क्यों घूम रहा है? उसका शेयर क्यों नहीं हो गया 15-20 हजार रुपए का? अब जब अडानी की बात करते हैं, अब अडानी का शेयर भी कितने चल रहा है? 3200-3300 का, क्यों नहीं वो 15-20 हजार रुपए का हो गया? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। मुरादाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया, गाजियाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। अब प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का वो नारा जिसमें उन्होंने कहा था एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, उसी लाइन पर प्रधानमंत्री मोदी भी चले हैं और महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में ये बयान दिया। पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या अपनी वो राय रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कटेंगे तो बटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे, लेकिन अब पीएम मोदी कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे। कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी बयान का तोड़ ढूंढने में लगी हुई है। देखिए, बहुत बढ़िया मोदी जी ने भी कहा, बहुत बढ़िया योगी जी ने कहा, और उन्होंने महाराष्ट्र जाके कहा। तो इसका एक अलग अनुभव होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर कि जहां पर हिंदू टूटेगा बटेगा वहां हिंदू कटेगा, या पलायन का बोर्ड लगाता हुआ नजर आएगा आपको, या ये घर बिका हुआ है का बोर्ड लगा होगा उस पर। लेकिन जहां हिंदू संगठित रहेगा वहां पर इस चीज की नौबत नहीं आती कभी। तो मोदी और योगी ने बहुत अच्छा, ये एक तरीके का कहते हैं डायलॉग, बहुत अच्छा निकाला, कटोगे तो बटोगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी नए नए नारे दे रही है, जैसा अभी कुछ दिनों पहले कहा गया था कि अगर जुड़ोगे तो 400 का सिलेंडर मिलेगा और बटोगे तो 1200 का सिलेंडर मिलेगा। अखिलेश यादव ने 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। योगी आदित्यनाथ की नाक का चुनाव बन गया, क्योंकि लोकसभा में तो बोला गया कि भाई फेक नैरेटिव चला आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, इस वजह से हमारी सीटें कट गई। इस बार तो हरियाणा के चुनाव में जीत भी हुई, और अगर ये 9 सीटें इधर उधर हो जाती है तो क्या लग रहा है 27 में जो दम भर रहे हैं कुछ हो पाएगा? देखिए, 27 में सबको पता है योगी बाबा नहीं आना है, और ये 9 सीटों पे जो चुनाव है इसमें भी योगी बाबा ही परचम लहराएंगे अपना। क्योंकि हिंदू थोड़े दिन के लिए सोच सकता है, लेकिन जगता है तो फिर ऐसे जगता है जब तांडव करता है वो। ठीक है ना। अगर अभी ये 9 सीटों के ऊपर इनको इतना भोकाल आ रखा है अखिलेश यादव के अंदर कि जुड़ोगे तो जीतोगे। अरे तुम्हारे से जुड़ना अब कौन चाह रहा है, आप ये बताओ ना। और इनको कहीं ना कहीं खुद भी संदेह है कि अब जनता हमारे से जुड़ना नहीं चाह रही, तभी लोकसभा में भाग गए। और जनता को आप लालच दे दीजिए कि भैया 8500 टकाटक देंगे, आटा फ्री देंगे, थैलियां दे देंगे, ये दे देंगे। लालच दे करके संविधान खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके दिल से खेल करके, उनकी आस्था से खेल करके, उनका जो प्रेम है बाबा साहब के लिए, उसको देख करके आपने वोट तो बटोर लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ तो आ गया कि भैया बाबा साहब के कहने, इन्होंने बोला बाबा साहब का संविधान खतरे में है, हमने वोट भी दे दिया। उसके बाद हमारे ही दलित बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, हमारे ही बच्चों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी ही जमीनें छीनी जा रही है, SC ST OBC को ही प्रताड़ित किया जा रहा है यूपी के अंदर। तो इनके वो 37 लोकसभा के सांसद कहाँ हैं, वो कहाँ होंगे? क्योंकि इनके जो सांसद हैं उन्हीं के ही मंडल के अध्यक्ष 12 साल की बच्ची से रेप करता हुआ पाया जाता है। मोईब खान के घर पे बुलडोजर चलता है तो इन्हीं के, जिसको ये मुख्यमंत्री दोबारा बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को, उनके पीड़ा हो जाती है। वो कहते हैं DNA कराओ, DNA की रिपोर्ट भी आ जाती है, उसके बाद भी उसको निलंबित नहीं करते, अपनी पार्टी से नहीं निकालते। तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी मानसिक धारा क्या है। अतीक अहमद, आजम खान, ये वो चेहरे थे जिसको 2004 के अंदर इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। तो जो ऐसे दरिंदों को लोकसभा में पहुंचाने का काम सपना देख सकते हैं, वो क्या दुर्दशा करेंगे यूपी की, आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक नारा ही राष्ट्रीय नारा बन गया है, भाई महाराष्ट्र में भी बोला जा रहा है, झारखंड में भी बोला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की भी बात की जा रही है कि 9 में से एक भी सीट पर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो
क्या लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है अब इतनी भारी पड़ेगी कि इन 9 सीटों पर अगर जीत नहीं हो पाती है तो सुपड़ा साफ आने वाले वक्त में भी होगा? बिल्कुल होगा। दो लड़कों की जोड़ी थी, वो दो लड़कों की जोड़ी थी जिन्होंने सिर्फ तानाशाही करी है, भ्रष्टाचार करा है, लोगों के ऊपर अत्याचार करा। चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार ले लो, चाहे गांधी परिवार की सरकार आप ले लो। ये दो अब ऐसे बंदों की जोड़ी आ गई जो एक संत, दूसरा महासंत। एक योगी आदित्यनाथ जो मठ के मठाधीश, और एक हमारे आदरणीय मोदी जी जो दिवाली मना रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ, जो मंदिरों के अंदर आपको निर्जला व्रत करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने प्रण लिया था राम मंदिर बनवाने का, और आज जब प्रधानमंत्री कुर्सी बने तो उन्होंने अपना वो प्रण पूरा करके दिखाया। मंदिर को इतना भव्य आलीशान बनाया कि दुनिया भर के साधु संत वहां पाए गए, लेकिन विपक्ष को सिर्फ अडानी अंबानी नजर आए वहां। तो ये उनकी सोच थी, वो खुद नहीं गए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे मोदी जी, उनसे ये तुलना करते हैं, योगी जी से तुलना करते हैं। योगी जी जितना विकास करके दिखाओ। आज 1,48,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ विदेशी कंपनियों के साथ यूपी के अंदर। तो वो जो कंपनियां यूपी में लगने जा रही हैं, उससे रोजगार किनको मिलेगा? अंबाला से, पंजाब से या गुजरात से तो लोग आएंगे नहीं, यूपी के लोगों को काम मिलेगा। योगी सरकार का कहना है कि मेरे यूपी का इंसान अपने बीवी बच्चे छोड़ के अलग अलग राज्यों में ना जाए, वो अपने राज्यों में ही रोजगार पाए। लेकिन इनकी मानसिकता क्या थी कि मेरे राज्य का इंसान अपनी जमीनें मेरे मंत्रियों को दे करके, अपनी बहन बेटियां मेरे मंत्रियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को सौंप करके गुजरात जाए रोजगार के लिए, महाराष्ट्र जाए रोजगार के लिए, दिल्ली जाए रोजगार के लिए, पंजाब जाए रोजगार के लिए। लेकिन आज जहां पर भी जो राज्य नागरिक रहता है उसको वहीं रोजगार देने का काम मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। आपने मठाधीश किया कहा योगी आदित्यनाथ को, तो वो भी बयान आया था जिसमें मठाधीश को माफिया कह दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, वो भी बयान है। और अब 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, 13 नवंबर को, लेकिन वोटिंग की जा रही है 20 तारीख को। इस पर भी इंडिया अलायंस या अखिलेश यादव पूरा हमलावर है, कह रहे हैं कितना ही पीछे ले जाओ बेशक, पर जितना पीछे जाओगे उतना बुरी तरीके से हारोगे। देखिए ये ना क्या था, छठी मैया का त्योहार था, और यूपी बिहार में तो बड़ी धूमधाम से हमारी माताएं बहनें बनाती हैं। इनको पीड़ा ये हो गई कि भैया माताओं बहनों को छठी मैया के त्योहार में, जहां भाजपा के कार्यकर्ता सेवा में लगे होंगे, घाट बनाने में लगे होंगे, हैं हर चीज की हेल्प में लगे होंगे, वहां पर एक अलग समुदाय का त्योहार होता तो हम भी लगते। लेकिन आपको ये विपक्ष का चेहरा कोई घाट पे नजर नहीं आया होगा, कोई माताओं बहनों की सेवा करता हुआ नजर नहीं आया होगा। हमारे दिल्ली का ही ले लीजिए, केजरीवाल जी यमुना साफ नहीं करी जो 1300 किलोमीटर से चल के आ रही है, यात्रा करके आ रही है, लेकिन ठीकरा फोड़ दिया किस पे? LG साहब पे। अरे आप जगह जगह घाट ही बनवा देते, माताएं बहनें उधर कर लेती, वो तो समझ ही चुकी है यमुना। आप 50 किलोमीटर की यमुना नहीं साफ कर पा रहे तो आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो यही चीज पूरे विपक्ष की है। इनका सुबह से शाम तक काम है मोदी को कोसना, योगी को कोसना, भाजपा को कोसना। इन्होंने अपने काम नहीं करने। आप भैया जी यूपी के अंदर आपके 37 सांसद हैं, उनको बोलो ऐसा काम करके दिखाए। जनता बोले हमें अखिलेश की सरकार चाहिए। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, ऐसा काम करके दिखाओ कि जनता बोले हमें हर राज्य में कांग्रेस की सरकार चाहिए। लेकिन ये वो नहीं करेंगे। सुबह उठते ही शाम को सोतेगा तो मोदी को कोसना है इन्होंने। चुनाव है 9 सीटों पर, अखिलेश यादव के सामने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आ चुकी हैं। क्या लग रहा है किस ओर जाएगा इस बार चुनाव? नमस्कार भारतवासियों, मैं आपका कश्मीर भाई। आपने जो बात की है बहुत सही बात है। और अभी उपचुनाव है 9 सीटों के ऊपर। ये 9 सीटें हमारे लोगों की, यूपी के लोगों की मानसिकता बताएगी कि उनको अपना घर, परिवार, इज्जत, पगड़ी प्यारी है या ये राजनीति प्यारी है। अगर ये सब प्यारा है कि अपने घर बचाना है, परिवार बचाना है, अनाज बचवाना है उनसे होते हुए, तो भाजपा को वोट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। भाजपा को वोट मिलना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी ने सीधा कहा है जुड़ोगे तो जीतोगे, बटना नहीं है। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वो कह रहे हैं बांट भी तुम ही रहे हो, काट भी तुम रहे हो, हिंदू मुसलमान भी तुम करा रहे हो। वो कह रहे हैं कि हम साथ में आएंगे, PDA का नारा देंगे, सबका विकास करेंगे, बीजेपी सिर्फ कुछ लोगों का विकास करती है। अच्छा एक बात बताओ, सरकार कितना टाइम हो गई भाजपा की यूपी में? कितना टाइम हो गया? दूसरा कार्यकाल है, 10वां साल आने वाला है ना, 8-9 साल तो लगभग हो गए। कितने मुसलमान कट गए वहाँ? गिनवा दो, एक लिस्ट दिखवा दो मेरे को कि यहाँ पर दंगे हुए जो योगी जी से प्रेरित थे, या MLA किसी ने करवाया है वहाँ पर जिससे बहुत मुसलमान मर गए। एक मेरे को ऐसी कॉलोनी बताओ जिसमें मुसलमानों को पलायन करना पड़ेगा यूपी से, एक भी नहीं मिलेगा। एक ऐसा कॉलोनी बताओ जहाँ से सरदारों को पलायन करना पड़ गया वहाँ से, एक भी नहीं मिलेगा। वो तो बिल्कुल सही बात उन्होंने की है, कटोगे बटोगे तो कटोगे। हम शुरू से गुलाम बनते आए हैं क्योंकि हमने ये किया है, हम आपस में ही लड़ते आए हैं, तो यही कारण है कि हमें कटोगे बटोगे उनका नारा है।
इसलिए हमें एक साथ होना पड़ेगा, पर एक साथ होना है तो किसके लिए होना है वो हमें खुद चुनना पड़ेगा। हमें उसके लिए उससे चुनना है कि जिसने राम मंदिर के लिए वहां गोलियां चलवा दी थी ये बोल के कि ये गलत तरीका है। क्या किया था उन्होंने? बैठ के तो नारा लगा रहे थे और कुछ तो नहीं किया। किसी माँ बहन की बेटी की इज्जत तो नहीं लूट ली, किसी माँ का पल्लू तो नहीं पकड़ लिया, किसी बहन की साड़ी तो नहीं उतार दी, ये तो नहीं किया किसी ने, किसी की पगड़ी तो नहीं उतरवा दी वहां पर। तो उस हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखोगे योगी जी नेता होने से पहले एक धर्म प्रचारक है। धर्म प्रचारक के अंदर इतनी गैरत होती है कि अगर उसको पता है कि अगर मैंने कोई धर्म विरोधी काम किया तो मैं ऊपर अपना मुंह क्या दिखाऊंगा, उसको अपने धर्म को भी उस चीज का दिखाना पड़ेगा अपना चेहरा। वो कैसे दिखा पाएगा अगर ये हरकतें करेगा? तो मेरे हिसाब से योगी जी विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यूपी, क्योंकि अभी आप देख लो यूपी में आज से नहीं 15 साल पहले की बात करो ना, 5:30 से 6 बजे के बाद कोई लड़की नहीं दिखती थी बाहर। आज के टाइम देख लो, हमारी बहन नोएडा काम कर रही है, मेरी खुद की बहन नोएडा में काम कर रही है और बहुत शान से जी रही है। आज उसको 8 साल हो गए वहां रहते हुए, आज कोई खरोच नहीं आ रही है वहां पर, क्योंकि उसको पता है कि वो एक फोन मारेगी पीसीआर तो पुलिस एकदम फुल एक्शन में आएगी। लेकिन भाजी अगर योगी जी का बयान तो पहले ही आ गया था, बटेंगे तो कटेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र से कह देते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अभी तक तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ तक बात थी, अब यही चीज जो आगे कर दिया वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर दिया, एक रहोगे सेफ रहोगे। इसी नारे को काटने के लिए अभी तक लगे हुए थे योगी जी, अब मोदी जी भी कूद पड़े हैं इसी नारे को लेकर, क्या कहेंगे? तो क्या गलत है? एज अ प्रधानमंत्री, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए क्या है, उसको पूरा भारत देखना है। तो वो बोल रहा है कि भारत को एक रहना बहुत जरूरी है। वो ये नहीं कह रहा है कि किसी एक धर्म को कि हिंदू हिंदू ही रहो, उसने ये तो नहीं बोला कि मुसलमान मुसलमान ही रहो, उसने ये तो नहीं बोला सिख सिख ही रहो। जो स्टेट्स हैं उसको एक करके हमें चलना होगा, तभी एज इंडिया हम ग्रो कर पाएंगे। आज हमें बाहर अगर विदेश जाएंगे ना तो कोई ये नहीं जानेगा कि आप बंगाल से हो, आप बिहार से हो, कोई झारखंड से हो, कोई कहाँ से। आप जब बोलोगे ना आई एम फ्रॉम इंडिया, देन दे विल नो कि हाँ ये आदमी इंडिया से आ रहा है। तो आज उन्होंने वही कहा है कि भारत को भारत बन के चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो हमारा आगे बढ़ना हो, वो तभी हो पाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है देश के अंदर, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, अडानी अंबानी आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम साथ लेके चलेंगे पीडीए को, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी, ए में तो सारी मतलब पूरा भारत ही उन्होंने जोड़ दिया। कह रहे हैं इन्होंने तो कुछ गिने चुने लोगों का विकास किया, अगड़े जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनको हटाएंगे और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाएंगे। पीडीए की राजनीति यूपी में चलेगी। ठीक है, चलिए इसमें भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अडानी अंबानी, अगर आप इनसे ही पूछ लो अंबानी का पिछले साल से शेयर कितना बढ़ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है ना वो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर इतना ही वो बड़ा था, आज भी 1300-1400 का शेयर क्यों घूम रहा है? उसका शेयर क्यों नहीं हो गया 15-20 हजार रुपए का? अब जब अडानी की बात करते हैं, अब अडानी का शेयर भी कितने चल रहा है? 3200-3300 का, क्यों नहीं वो 15-20 हजार रुपए का हो गया? आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी शेयर आज 20-25 हजार के, एमआरएफ 1 लाख पार है, वो तो बीजेपी का नहीं है। एलसीड कंस्ट्रक्शन, एलसीड जो इन्वेस्टमेंट है, आज आप देखो वो 3 लाख रुपए का एक शेयर हो गया है, वो भी तो बीजेपी का तो नहीं है। तो ये सब बेकार की बेतुकी बातें हैं। ये पता क्या होता है, अनपढ़ होता है वो अनपढ़ की बातें ही करेगा कि आपको लेके चल रहे हैं, ये इन्हीं को बढ़ा रहे हैं अडानी। अरे एक बात बताओ, आप अंबानी को बोला जाता है एशिया का रिचेस्ट आदमी, तो उसने कहीं ना कुछ किया है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही वो रिच बना है। धीरू भाई अंबानी से वो अमीर थे। धीरू भाई अंबानी ने 8-8 बिलियन अपने दोनों पेटों पे बांटा था। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त हैं, मोदी जी विदेश जाते हैं, दोस्त के लिए धंधा लेके आते हैं, सिर्फ दोस्त के लिए धंधा लेने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। और आपने कहा कि अनपढ़ है, एक ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है और एक कैम्ब्रिज रिटर्न है, अनपढ़ थोड़ी ना, पढ़े लिखे हैं। वो तो मोदी जी को कहते हैं चौथी फेल राजा। अच्छा, चौथी फेल राजा है। तो आज ब्रिक्स सम्मेलन में कैसे वो बन गया? चौथी फेल राजा को ब्रिक्स रशिया बुला लेगा कि आओ ब्रिक्स का हमारा चीफ आप गेस्ट बन के आओ। G20 खड़ा होता है, सबसे पहले आपको कौन दिखता है? भारत ही दिखता है। तब इनकी बोली कहाँ जाती है? एक बार इनसे पूछो तो सही। जो ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही बढ़ रही है, अगर आप आज के टाइम में शेयर्स देखो ना, मैसडॉक, आरबीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, एनएचपीसी, आज के टाइम में आईआरएफसी, ये सब किसकी हैं? गवर्नमेंट की कंपनियां जो आगे बढ़ रही हैं, वो गवर्नमेंट कंपनियां आगे बढ़ा रहा है। तो ये बेवकूफों वाली बातें करते हैं। इनको कभी बोलो अगर ये कैम्ब्रिज रिटर्न है, ये रिटर्न है, अरे इनके बाप दादों ने पैसा इतना लूटा है, क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो खर्चेंगे। इंडिया में इतना पैसा कहाँ खर्चेंगे? उनको पता है कि पकड़ में आ जाएंगे, ईडी पकड़ लेगी। तो कहीं ना कहीं पाजी ये लग रहा है कि चुनावी वादे जो है, इनकी चुनावी रणनीति है वो गलत जा रही है। जनता के मुद्दे नहीं समझ पा रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इस वजह से जनता इनको पूरी तरीके से नकारती जा रही है। अरे बिल्कुल यार, आप एक बात बताओ ना, ऐसा क्या जरूरत पड़ी है कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर पैदल चलना पड़ गया? जनता की जरूरत थी क्या? आपने इतना लंबा वहां से चल के गए, एक आदमी बताओ जो परेशान था जिसको मदद करके आए हो, एक आदमी नहीं दिखा पाएंगे कि ये बंदा बहुत परेशान था, अपने बच्चे पर नहीं पढ़ा पा रहा था, इसके घर में कोई बीमारी थी जो हमने ठीक कराई, एक नहीं बता पाएंगे। अगर आपको इतना कुछ करना ही था तो इतना लंबा जब चले थे तो सबका मदद करते हुए चलते, क्यों नहीं जाए? ये पूछो ना इनसे कभी। अपना चुनावी फायदा है इनका।
ये अपना पर्सनल फायदा है, चुनावी भी नहीं, अपना बैंक अकाउंट का फायदा है, अपना प्रॉपर्टी बनाने का फायदा है। अरे ये सब बेकार के लोग हैं, इन लोगों की बातों को इतनी सीरियस नहीं लेना चाहिए।